तू हंस, तो मुस्कुरा, तो रोना कम कर, तो जिंदा है इस जिंदगी के नाक में दम कर। नमस्कार दोस्तों, नेशनल एकेडमी एसआर में आपका स्वागत है। यूपी पुलिस सिपाही भर्ती 2023 के लिए जंग जारी है। आज जो है कि हम एक और टॉपिक समाप्त कर चुके हैं समास विग्रह का, जो कि यूपी सिलेबस का ये तीसरा टॉपिक हम लोग समाप्त कर चुके हैं। आज उसका ही हम हिंदी में क्वेश्चन देखेंगे। समास विग्रह के कुछ क्वेश्चन हैं, इसको हम लोग देखते हैं। दोस्तों, आप लोग लापरवाही मत करिए, क्योंकि वैकेंसी इसको लास्ट समझ के मेहनत करिए। ये वैकेंसी कभी भी आ सकती है। जब आ जाएगी तो इसके बाद जो है कि आप तैयारी में लगेंगे तो सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। इसलिए आप पहले से ही लगे रहिए और मेहनत करते रहिए, नहीं तो फिर बाद में दिक्कत हो जाएगी। तो आइए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें क्या कह रहा है, इधर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इधर जगह छोड़े हुए हैं। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए इधर थोड़ा देखते रहिएगा। दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को क्या कहते हैं? तो दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को क्या कहते हैं? समास कहा जाता है। दो या दो से, ये पहले क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? समास हो जाता है। समास में क्या होता है कि दो या दो से अधिक शब्द मिलकर एक नया सार्थक शब्द बनाता है, जिसे क्या कहा जाता है? समास। समास में समास का जो अर्थ होता है, ये दो शब्द से मिलकर बना होता है। एक तो होता है सम प्लस आस, सम प्लस आस होता है, सम प्लस आस होता है। तो सम का मतलब होता है संक्षेप। सम का मतलब क्या होता है? संक्षेप होता है। और आस का मतलब होता है, आस का मतलब होता है कथन। आस का मतलब क्या होता है दोस्तों? कथन होता है। तो संक्षेप कथन, यानी कि ये दो शब्द से मिलकर बनता ही है। हम लोग पहले पढ़े थे, संधि में क्या होता है? वर्णों का मेल होता है, और समास में क्या होता है? शब्दों का मेल होता है। तो इसमें दो शब्द, सम मतलब होता है संक्षेप और आस मतलब कथन होता है। यानी कि जब किसी कथन को संक्षेप में कह दिया जाए तो उसको क्या है? समास कहा जाता है। तो इस तरह से पहले क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? समास हो जाएगा। इसको ध्यान नोट कर लीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन जो है देखिएगा, समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? समास का शाब्दिक अर्थ भी यही क्वेश्चन, ये भी दूसरा क्वेश्चन का आंसर भी जो है कि यही हो जाएगा। समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? समास का ये हम सॉल्व ही कर दिए हैं। समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? सम प्लस आस, यानी संक्षेप कथन। संक्षेप कथन होता है, यानी कि किसी भी कथन को हम संक्षेप में अगर कह दें तो वहाँ पे क्या होता है? समास होता है। समास जो है कि जैसे क्या होता है, इसमें विभक्ति का लोप हो जाता है। तत्पुरुष समास में अगर देखा जाए तो क्या होता है? विभक्तियों का लोप हो जाता है। तो इस तरह से जो है ये दूसरा क्वेश्चन भी का आंसर भी यही हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से देखिएगा। तीसरा क्वेश्चन देख लीजिएगा, कौन सा पद अव्ययी भाव समास है? कौन सा पद देखिए दोस्तों, ये तीसरा क्वेश्चन जो है, कौन सा पद अव्ययी भाव समास है? तो अव्ययी भाव समास में क्या होता है, ये ध्यान रहे कि अव्ययी भाव समास का पहला पद क्या होता है? अव्यय होता है। इसमें पहला पद प्रधान होता है और अव्यय होता है। इसमें जो है कि एग्जाम्पल हम नहीं दिए हैं, लेकिन इसमें क्या होता है, पहला पद क्या होता है, अव्यय होता है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि अव्ययी
भाव का पहला पद अव्यय होता है। अव्यय क्या होता है? अव्यय किसे कहते हैं? जिसके लिंग वचन और कारक में कोई परिवर्तन न हो, उसको अव्यय कहते हैं। यानी अव्यय मतलब व्यय ना हो, जिसके लिंग वचन कारक में कोई परिवर्तन ना हो, इसे अव्यय कहते हैं या अविकारी कहते हैं। तो अव्ययी भाव समास में क्या होता है कि पहला पद अव्यय होता है। जैसे ध्यान दीजिएगा कि प्रति शब्द जुड़ जाए। इसकी पहचान के लिए हम बताए थे कि इसकी पहचान क्या होती है। पहचान में क्या होता है कि अनु आ प्रतिभर यथा यावत हर अनु आ प्रतिभर यथा यावत हर। अगर किसी समास के पहले किसी शब्द के पहले अनु आ प्रतिभर यथा यावत हर है तो वहाँ पे क्या हो जाएगा? अव्ययी भाव समास हो जाता है। इसको ध्यान रखिएगा, वहाँ क्या हो जाता है? अव्ययी भाव समास हो जाता है। तो इस तरह से जैसे में अगर देखा जाए, जैसे में क्या है? प्रतिदिन। जैसे में क्या है? प्रतिदिन। तो प्रतिदिन में क्या हो जाएगा? अव्ययी भाव समास हो जाएगा। क्यों? क्योंकि प्रति पहले आ गया है जो कि अव्यय है, दिन के पहले जुड़ा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अव्ययी भाव समास हो जाएगा। प्रतिदिन, इसका अगर प्रतिदिन का मतलब क्या होता है कि प्रत्येक दिन होता है। आजन्म में भी क्या हो जाएगा? अव्ययी भाव समास हो जाएगा। जैसे आ जुड़ गया है, आ क्या है? अव्यय है, और जन्म में जुड़ा है यानी पहला पद प्रधान भी है और अव्यय भी है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अव्ययी भाव समास हो जाएगा। यथा शक्ति में भी क्या हो जाएगा? अव्ययी भाव समास हो जाएगा। क्योंकि शक्ति में क्या जुड़ा है? यथा जुड़ा है। यथा क्या है? अव्यय है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अव्ययी भाव। तो इसकी पहचान क्या है? अनु आ प्रतिभर यथा यावत हर। जिस शब्द के पहले ये लगा हो वहाँ पे अव्ययी भाव समास होता है। तो इस तरह से ये तीसरा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। चौथा देखिएगा, जिस समास में विशेषण विशेष्य संबंध होता है उसे कौन सा समास कहते हैं? चौथा क्वेश्चन देख लीजिएगा, जिसमें विशेषण विशेष्य होता है उसे कौन सा समास कहते हैं? उसे कर्मधारय। तीसरे क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? कर्मधारय समास कहते हैं। कर्मधारय समास कहते हैं। जिसमें विशेषण विशेष्य होता है या इसको क्या कहते हैं? उपमेय उपमान का संबंध होता है, वहाँ कर्मधारय समास होता है। जैसे चरण कमल चरण के समान कमल, यही इसकी पहचान कर्मधारय समास की जो होती है पहचान होती है, के समान होता है, जो या के समान होता है। चरण कमल में क्या होगा? चरण के समान कमल जो है, यानी कमल के समान चरण, क्या है? कमल के समान चरण कैसा है? कमल के समान है, यानी यहाँ क्या है? इसकी तुलना की जा रही है। किसकी? चरण की तुलना किससे की जा रही? कमल से की जा रही। तो यहाँ कमल उपमान हो जाएगा। जिससे तुलना की जाती है वो उपमान होता है, जिसकी की जाती है उसे उपमेय कहते हैं। तो इसे यहाँ उपमान और उपमेय की बात चल रही है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? कर्मधारय समास हो जाएगा। इसी तरह से जो है कि चंद्रमुख में भी क्या हो जाएगा? चंद्रमुख में भी ये हो जाएगा कर्मधारय समास। कैसा मुख? चंद्र के समान मुख। तो यहाँ चंद्र क्या है? चंद्र उपमान है और मुख क्या है? उपमेय है, तो यहाँ भी कर्मधारय समास हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से जो है कि ये कर्मधारय समास, इसमें
विशेषण विशेष से होता है। इसमें से एक विशेषण होगा जो इसकी विशेषता बतलाता है, और कैसा है, कैसा चरण है, कमल के समान। तो चरण की विशेषता क्या बतला रहा है, कमल। तो यहाँ पे क्या है, विशेषण हो जाएगा कमल एक तरह से, और चरण क्या हो जाएगा, विशेष्य। तो इस तरह से जो है कि कैसा मुख है, चंद्र के समान। तो मुख की विशेषता कौन, चंद्रमा बता रहा है। तो यहाँ भी विशेषण विशेष्य हो जाता है। इस तरह से यहाँ पे कर्मधारय समास में विशेषण विशेष्य का प्रयोग किया जाता है। इसको ध्यान रखना। 4 क्वेश्चन हो चुके हैं। चक्रपाणि, चतुर्युगम, नीलोत्पल, माता पिता में कर्मधारय समास किसमें है। चक्रपाणि, इसमें देखना है कि कर्मधारय समास हमको छांटना है। तो चक्रपाणि, चक्रपाणि में क्या होता है, देखिएगा, चक्रपाणि का मतलब होता है कि चक्र है जिसके पाणि में है, यानी चक्र है जिसके पाणि में, अर्थात हाथ में। पाणि मतलब हाथ होता है। चक्र है जिसके हाथ में। तो किसके हाथ में होता है चक्र, यानी श्री विष्णु की बात हो रही है, भगवान विष्णु की बात हो रही है। तो यहाँ पे क्या होगा, चक्रपाणि में विष्णु हो जाएंगे, यानी विष्णु। जब क्या है, ये तीसरा शब्द, इसमें न तो पहला पद और न ही दूसरा पद प्रधान होता है। इसमें क्या होता है, तीसरा पद निकल के आता है। चक्रपाणि में क्या हो जाएगा, तो जहाँ तीसरा पद निकल के आता है वहाँ पे होता है बहुव्रीहि समास। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास हो जाएगा। इसको ध्यान रखिएगा, नोट कर लीजिएगा। चक्रपाणि में क्या हो जाएगा, बहुव्रीहि समास हो जाएगा। इसके बाद चतुर्युगम, चतुर्युगम 4 युगों का समाहार। चतुर्युगम में कौन सा समास होगा, चतुर्युगम। चतुर्युगम में जो है 4 युगों का समाहार है इसमें, चतुर्युगम में। यानी कि जहाँ पे क्या होता है, पहला शब्द संख्यावाचक विशेषण होता है, वहाँ पे क्या होता है, द्विगु समास होता है। तो चतुर का मतलब 4 होता है, युगों का समाहार या समूह होता है, जहाँ पे 4 युगों का समाहार या समूह है। तो यहाँ पे कौन, पहला क्या हो जाएगा, पहला शब्द अगर संख्यावाचक विशेषण है, जिस समास का पहला शब्द क्या है, संख्यावाचक विशेषण है, वहाँ पे क्या होता है, द्विगु समास। तो चतुर्युगम में कौन सा समास हो जाएगा, द्विगु समास। द्विगु समास, इसको ध्यान रखना है, द्विगु समास हो जाएगा। तो इस तरह से चक्रपाणि में बहुव्रीहि समास, चतुर्युगम में द्विगु समास। नीलोत्पल, इधर ये एक है माता पिता। तो माता पिता में क्या है, दोनों पद प्रधान होते हैं। एक तो है माता और पिता। जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं तथा बीच में क्या है, और या अथवा शब्द का प्रयोग करते हैं, या योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं, वहाँ पे द्वंद्व समास होता है। तो माता पिता में क्या हो जाएगा, यानी माता और पिता, माता और पिता, यहाँ पे और आ रहा है और योजक चिन्ह तो लगा ही है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, द्वंद्व समास। इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, उत्तर पद प्रथम और उत्तर पद दोनों पद प्रधान होते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, द्वंद्व समास हो जाएगा माता पिता में। यहाँ लिखिएगा, ध्यान दीजिएगा, द्वंद्व। इस तरह से द्वंद्व ऐसे ही लिखा जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। द्वंद्व इसमें जो है कि शुद्ध अशुद्ध वाले में ये पूछा भी जाता है कि द्वंद्व कैसे लिखा जाता है। तो माता पिता में द्वंद्व समास हो जाएगा। इस तरह से ये क्वेश्चन जो है हो गया। यहाँ पे एक और ये इसमें पूछा कि किसमें कर्मधारय समास है, तो इसको देखिएगा, नीलोत्पल। नीलोत्पल में जो है क्या हो जाएगा, कर्मधारय समास हो जाएगा। नीलोत्पल, नीलोत्पल, इसमें कर्मधारय समास है। नील, नीलोत्पल में नीला है जो उत्पल, नीला, नीला है, नीला है जो उत्पल, नीला है जो उत्पल, नीलोत्पल हो जाएगा। यानी नीला क्या है, ये विशेषण है कि उत्पल की विशेषता बतला रहा है क्या, नीला। नीला उत्पल कैसा है, यानी ये नीला है, ठीक है। तो नीलोत्पल हो जाएगा,
यानी उत्पल माने कमल होता है, यानी नीला है कमल, ठीक है ना, इस तरह से। तो एक तरह से नीलोत्पल में क्या हो जाएगा, यहाँ पे कर्मधारय समास हो जाएगा। एक विशेषण और विशेष्य का प्रयोग हुआ है तो ये हो जाएगा कर्मधारय समास। इस तरह से 5 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। 6वां क्वेश्चन क्या कहता है, जिस समास के दोनों पद अप्रधान हो उसे कौन सा समास कहते हैं। तो हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि जिस समास में न तो पहला पद प्रधान हो न दूसरा पद प्रधान हो, जिस समास में न पहला पद प्रधान हो, न पहला पद प्रधान हो, न दूसरा पद प्रधान हो, यानी इसमें क्या है, इसमें तीसरा सार्थक शब्द निकल के आता है। इसमें तीसरा पद प्रधान होता है, तीसरा पद आता है, यानी यहाँ क्या हो जाएगा, बहुब्रीहि समास हो जाएगा। बहुब्रीहि समास में क्या होता है, तीसरा पद होता है जो कि प्रधान होता है, जो आता है निकल के आता है सार्थक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसमें जो है, जो इसमें दोनों पद प्रधान नहीं होते हैं वहाँ पे क्या होता है, बहुब्रीहि, यानी कि आंसर, इसका आंसर क्या हो जाएगा 6वें का, ये हो जाएगा बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास इसको क्या कहेंगे, बहुब्रीहि समास कहेंगे। तो 6ठा का बहुब्रीहि हो जाएगा। 7वां क्वेश्चन देखिएगा, जितेंद्रिय में कौन सा समास है। जितेंद्रिय में कौन सा समास है, जितेंद्रिय में कौन सा समास है, इसको देखिएगा, इसमें ध्यान दीजिएगा। तो इसमें ध्यान दीजिएगा, जितेंद्रिय में कौन सा समास है। जितेंद्रिय में इंद्रियों को जीतने वाला, ठीक है ना। जितेंद्रिय में इंद्रियों को जीतने वाला, इंद्रियों को जीतने वाला। तो इसमें क्या हो जाएगा, एक नया शब्द आ रहा है। पूरे इंद्रियों पे काबू कौन कर सकता है, इंद्रियों पे काबू, इंद्रियों को बस में ईश्वर ही करते हैं, ठीक है ना, और कोई नहीं कर सकता। तो पूरी इंद्रियों को काबू में करते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे तीसरा शब्द आ रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो है कि बहुब्रीहि समास हो जाएगा। ये भी क्या हो जाएगा, बहुब्रीहि समास का एग्जाम्पल उदाहरण हो जाएगा। तो इसको ध्यान रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा बहुब्रीहि समास। 8वां क्वेश्चन देखिएगा, देवासुर में कौन सा समास है। देवासुर में कौन सा समास है। तो देवासुर का मतलब हो जाएगा, इसका अगर हम विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा, देव और असुर, देवासुर, देव और असुर। देवासुर में जो है कौन सा समास हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, द्वंद्व समास हो जाएगा। देव और असुर में क्या हो जाएगा, द्वंद्व समास हो जाएगा। और शब्द आ रहा है, यानी द्वंद्व समास हो जाएगा। देवासुर में द्वंद्व समास हो जाएगा, इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। और इसके बाद जो है एक क्वेश्चन है, देशांतर। देशांतर में देश का अंतर, देशांतर क्या आ जाएगा, देश का अंतर या देश में अंतर। तो यहाँ पे क्या होगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा। देशांतर क्या आ जाएगा, देशांतर में अगर विग्रह करेंगे तो देश में अंतर हो जाएगा। देश में अंतर, यानी में विभक्ति आ रही है,
तो जहाँ पे में विभक्ति का लोप हो रहा है वहाँ पे क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा। इसको ध्यान रखिएगा, देशांतर में तत्पुरुष समास। इस तरह से 9वां क्वेश्चन हो गया। 10वां क्वेश्चन जो है इसको देखिएगा। 10वां क्वेश्चन का दीनानाथ में कौन सा समास है। तो दीनानाथ का मतलब क्या होता है, दीनों के नाथ, दीनों के नाथ, दीनानाथ दीनों के नाथ। इसका अगर विग्रह करेंगे दीनानाथ में क्या आ जाएगा, दीनों के नाथ, दीनों के नाथ। इस तरह से जो है कि दीनानाथ में क्या हो जाएगा, दीनानाथ का जो समास हो जाएगा ये हो जाएगा दीनानाथ में कर्मधारय, कर्मधारय समास हो जाएगा। दीनों के नाथ, दीनों के नाथ है जो, दीनों के नाथ है जो। तो इस तरह से अगर इसमें दीनों के नाथ है जो, यहाँ पे जो प्रयोग हो रहा है, जो आ रहा है, आने के यहाँ पे क्या हो जाएगा, कर्मधारय समास हो जाएगा, कर्मधारय समास हो जाएगा। दीनों के नाथ है जो, कर्मधारय समास हो जाएगा। इसको ध्यान रखिएगा। इसमें क्या है, जहाँ पे जो, जो और के समान, जो के समान शब्द आता हो वहाँ पे क्या हो जाता है, वहाँ पे कर्मधारय समास हो जाता है। तथा जहाँ पर विशेषण विशेष्य का प्रयोग हो वहाँ पे कर्मधारय समास हो जाता है। इसको ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से जो है कि दीनानाथ में कौन सा समास है, कर्मधारय हो जाएगा। मुख दर्शन में कौन सा समास है, 11वां क्वेश्चन देखिएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, मुख दर्शन। तो मुख दर्शन में अगर देखा जाए, मुख दर्शन, यहाँ हाइफन लगा हुआ है लेकिन हाइफन का मतलब यहाँ पे द्वंद्व समास नहीं होगा। यहाँ क्या हो जाएगा, मुख दर्शन में का अगर विग्रह करेंगे तो क्या आ जाएगा, मुख का दर्शन, मुख का दर्शन। मुख का दर्शन का मतलब यहाँ का विभक्ति का लोप हो गया है, तो यहाँ पे क्या है, तत्पुरुष समास है। यहाँ क्या आ जाएगा, तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास हो जाएगा, तत्पुरुष समास है। ये इस तरह से 11 क्वेश्चन हो गया। 12वां क्वेश्चन क्या, निस दिन त्रिभुवन पंचानन पुरुष सिंह। निस दिन त्रिभुवन पंचानन और पुरुष सिंह में कौन सा समास है, किसमें बहुब्रीहि समास है। ये इसमें ये बताना कि किसमें बहुब्रीहि समास है। तो निस दिन त्रिभुवन पंचानन और पुरुष सिंह किसमें बहुब्रीहि समास है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, पंचानन। निस दिन, निस माने रात होता है, दिन, निस दिन का मतलब क्या होता है, ये रात दिन, रात दिन का मतलब क्या होता है, इसमें निशा माने रात ही होता है और दिन माने क्या, दिन माने क्या, दिन होता है। तो दिन और रात जहाँ आता है यहाँ पे क्या हो जाएगा, योजक चिन्ह का प्रयोग होगा। तो यहाँ पे तो हो जाएगा द्वंद्व समास। यहाँ क्या हो जाएगा, द्वंद्व समास हो जाएगा, द्वंद्व समास हो जाएगा। त्रिभुवन, 3 भुवनों का समूह। त्रिभुवन यहाँ पे संख्यावाचक विशेषण है, तो त्रिभुवन में अगर देखा जाए, त्रिभुवन, त्रिभुवन में क्या हो जाएगा, त्रिभुवन में जो है कि द्विगु समास हो जाएगा, क्योंकि इसके पहले ही संख्यावाचक विशेषण है, तो त्रिभुवन में द्विगु समास हो जाएगा। उसके बाद जो है कि पंचानन, ये पुरुष सिंह, ये अलग है पंचानन। यही क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 12वां क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, पंचानन। पंचानन में क्या होता है, 5 है आनन जिसके, अर्थात तीसरा शब्द आ रहा है हनुमान, यानी हनुमान जी के कितने आनन हैं, 5 आनन होते हैं, यानी कि हनुमान जी के 5 मुख होते थे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हनुमान, यानी कि क्या हो जाएगा, बहुब्रीहि समास। ये किसका एग्जाम्पल है, बहुब्रीहि समास। तो यहाँ पे बहुब्रीहि समास हो जाएगा। पंचानन में
बहुब्रीहि समास हो जाएगा। 12 क्वेश्चन हो गए। 13वां क्वेश्चन देखिएगा। 13वां क्वेश्चन देखिएगा क्या है, निशाचर में कौन सा समास है। निशाचर में कौन सा समास होता है। निशा माने रात्रि होता है। निशा माने क्या होता है, रात्रि होता है निशाचर। तो रात्रि में चरने वाला, यानी रात्रि में चरने वाला क्या होता है, कौन होता है, राक्षस होते हैं। रात्रि को कौन से चलते हैं, विचरण करते हैं, राक्षस होते हैं। तो यहाँ पे तीसरा शब्द निकल के आ रहा है, निशाचर में क्या हो जाएगा, बहुब्रीहि समास हो जाएगा। इसको ध्यान रखिएगा, बहुब्रीहि समास, बहुब्रीहि समास हो जाएगा निशाचर में। इस तरह से 13 क्वेश्चन हो गए। 14वां जो है, चौराहा में कौन सा समास है। तो चौराहा में क्या हो जाएगा, 4 राहों का समाहार। जिस समास का पहला पद क्या हो, संख्यावाचक विशेषण होता है, वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे क्या होता है, द्विगु समास होता है। तो चौराहा में क्या होता है, 4 राहों का समूह होता है चौराहा। तो चौराहा में पहला पद क्या है, संख्यावाचक विशेषण है। चौराहा में पहला पद जो है, चौ मतलब 4, तो यहाँ पे संख्यावाचक विशेषण है। तो यहाँ पे क्या होगा, द्विगु समास हो जाएगा। द्विगु समास हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, द्विगु समास हो जाएगा। चौराहा में द्विगु समास हो जाएगा। 10 मुख में समास है। 10 मुख मतलब क्या है, 10 है मुख जिसके, अर्थात रावण। यहाँ पे तीसरा शब्द आ रहा है, तीसरा सार्थक शब्द क्या आ रहा है, रावण। और जहाँ पे न तो पहला पद प्रधान हो न दूसरा पद प्रधान हो, इसमें कोई तीसरा सार्थक शब्द आता है, तो वहाँ पे क्या होता है, बहुब्रीहि समास होता है। तो 10 मुख किसके हैं, 10 है यानर जिसके, अर्थात रावण। तो 10 है मुख, 10 मुख किसके हैं, रावण के हैं। 10 मुख किसको कहते हैं, 10 मुख रावण के। 10 मुख है जिसके अर्थात क्या है, रावण है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बहुब्रीहि समास हो जाएगा। बहुब्रीहि समास हो जाएगा, इसको ध्यान रखिएगा। 10 मुख में बहुब्रीहि समास हो जाएगा। 10 मुख का मतलब रावण होता है। सुपुरुष में कौन सा समास है। सुपुरुष का अगर विग्रह हम करेंगे, तो सुपुरुष का विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा, सुपुरुष का विग्रह करेंगे तो सुंदर है जो पुरुष। सुपुरुष में क्या है, सुंदर है जो पुरुष सुपुरुष है। तो यहाँ पे कर्मधारय समास हो जाएगा, कर्मधारय समास। सुंदर है जो पुरुष, यहाँ क्या हो जाएगा, कर्मधारय समास हो जाएगा, सुंदर है जो पुरुष। इसको ध्यान रखिएगा। सुपुरुष, इसमें आंसर क्या हो जाएगा, कर्मधारय समास हो जाएगा। इस तरह से 16 क्वेश्चन हो गए। 17वां क्वेश्चन देखिएगा। 17वां क्वेश्चन में क्या है, द्विगु समास क्या होता है। द्विगु समास क्या होता है, इसका अगर सवाल देखिएगा, द्विगु समास क्या होता है। तो जिस समास का पहला पद विशेषण, जिस समास का पहला पद संख्यावाचक विशेषण हो, वहाँ पे द्विगु समास होता है। जिस समास का पहला पद क्या हो, संख्यावाचक विशेषण हो, वहाँ द्विगु समास होता है। 17वां क्वेश्चन का ये आंसर हो जाएगा। जिस समास का पहला पद संख्यावाचक विशेषण हो, संख्यावाचक विशेषण हो, वहाँ द्विगु समास होता है। द्विगु समास होता है। तो जहाँ संख्यावाचक विशेषण होता है पहला पद, वहाँ पे क्या होता है, द्विगु समास होता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, द्विगु समास में पहला पद संख्यावाचक। पुरुष, धन्वी, दिवा, रात्रि, त्रिलोकी, मंत्रिपरिषद किसमें जो है कि सही समास है। तो अगर हम इसका समास विग्रह करेंगे तो इसमें सही पुरुष धन्वी नहीं बल्कि दिवा रात्रि का सही से वो समास विग्रह होगा।
सॉरी, इसको ध्यान देखिएगा। दिवारात्रि में क्या है, सही से समास विग्रह होगा। दिवारात्रि का मतलब होता है दिन और रात्रि। तो यहाँ पे कौन सा समास हो जाएगा, यहाँ पे दिवारात्रि में कौन सा समास हो जाएगा, दिवारात्रि। देखिए दिवारात्रि में समास जो होगा, यहाँ पे समास हो जाएगा द्वंद्व समास हो जाएगा, द्वंद्व समास। दिवारात्रि में दिन और रात्रि, दिन और रात्रि में क्या हो जाएगा, द्वंद्व समास हो जाएगा। तो इस तरह से जो है ये समास के हम लोग 18 क्वेश्चन देख लिए हैं। और आप लोग क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, तो ले लीजिए और ये बताइए कि कैसा रहा ये क्लास। अगर आपको अच्छा लगा हो तो बताइएगा, कमेंट करिएगा। और आप लोग जो है कि एग्ज़ाम में पुलिस का, यूपी पुलिस का जो वैकेंसी आने वाली है उसमें आप लोग अभी से लग जाइए, लापरवाही मत करिए, नहीं तो ये वैकेंसी हाथ से निकल जाएगी। अगर मौका निकल जाएगा तो फिर पछताने के लिए रह जाएगा। तो अभी से आप लगे रहिए। बाकी त्यौहार है तो आप देखते रहिए, लेकिन ये ज़रूरी है, इसको पहले आप लोग देखिएगा कैसा रहा क्लास। अगर बढ़िया रहा, अच्छा लगा हो तो शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और धन्यवाद।